हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्टडी विद एमके एप्लीकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज की ये जो क्लास है पशु परिचर भर्ती, जो आपका पार्ट बी जो दे रखा है, जिसमें 45 अंकों के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से संबंधित ये आज आपके लिए जो क्लास है ये रहने वाली है। इस क्लास में जो 45 अंकों का आपका जो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है उसको संपूर्ण यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा आपको प्रत्येक सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट आपको चित्रों के माध्यम से यहाँ पर जो है मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों आपको जो है किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर जो है आपके पार्ट बी में बनेंगे वो सब यहाँ पर अपन देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास है। और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ जो पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान है वो इतना आसान है कि आप आराम से अगर हमारी सारी क्लासें आप देखोगे तो बिल्कुल आपको कठिन नहीं लगेगा। और कहने का मतलब दोस्तों, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल वे के अंदर आराम से आप जो है रोज क्लासों को अटेंड कीजिएगा और क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बाकी अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पीडीएफ जैसे ही अपना सेशन समाप्त होगा आपको मिल जाएगी। कंप्लीट यहाँ पर जो है आपको हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं जिन्होंने जो है एप्लीकेशन पर अपना जो है कोर्स परचेज कर रखा है, तो आप सभी को कंप्लीट यहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा। और अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हो, जो विद्यार्थी लाइव नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में भी देख सकते हैं। ये क्लास रिकॉर्डेड यहाँ पर रह जाएगी आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो कतई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी नए मित्र जो जुड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पर जो है कोर्स को बाई कर सकते हैं और बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन से आप जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर सकता है और बहुत ही कम फीस के अंदर जो है आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हो। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। आज देख सकते हो पशु परिचर पार्ट बी पहली क्लास है अपनी। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले कोई भी एग्जाम है उसके अंदर अपने को क्या देखना पड़ता है, डेमो और सिलेबस। कहने का मतलब जैसे अपन कहीं पर भी जाते हैं तो किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपने को उसका सिलेबस देखना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस भर्ती के लिए नॉर्मल सा सिलेबस आपको दे रखा है, जिसमें भाग आपका जो ए है उसके अंदर तो आपका जो क्या दे रखा है दोस्तों, आपको पता है उसके अंदर आपका दे रखा है राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके है जिसके अंदर आपका राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक, कला और कुछ करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों दैनिक विज्ञान और गणित, ये दो टॉपिक बस। लेकिन जो पार्ट बी है वो आप देख रहे हो 45 अंकों का है आपका। और इसमें टोटल ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपके टॉपिक है यहाँ पर ये दे रखे। अभी इनको अपन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट को अपन देखेंगे अभी। अब तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों 30% भार अंक है और 45 अंकों का ये आपका पूछा जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल और एक नंबर एक प्रश्न है 1/4। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका एक प्रश्न कट जाएगा या एक अंक कट जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। और आपका जो है सेकेंडरी स्तर का, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडरी स्तर यानी 10th लेवल का रहेगा आपका पेपर। जो भी पेपर बनेगा 10th लेवल का ही बनेगा आपको, तो 10th से ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट से लाइव जुड़ जाए और मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा सभी, बिल्कुल। और मैं अभी देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। चलिए तो विद्यार्थियों बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत, राम राम सभी को। कमेंट आप कर सकते हो नीचे, जो भी है आपका सवाल, ठीक है ना, उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अपना इसके अंदर दोस्तों आपको पता है सिलेबस यहाँ पर रहने वाला अपना क्या रहेगा भाई। इसके अंदर अपना क्या रहने वाला दोस्तों, सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो देखो सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट अपन देखेंगे। ये सारे जो पॉइंट है ये अपन देखने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हो आप टोटल जो पॉइंट है अपने ये सिलेबस के, तो एक एक करके इनको डिस्कशन करने वाले हैं ये सभी, ठीक है ना। देखिएगा पहला आपका जो है, पहला सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है यानी आपका जो पॉइंट दे रखा है सिलेबस के अंदर वो है साथियों आपका प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, ठीक है। प्रदेश में प्रमुख जो पशु है उनकी प्रमुख देसी नस्लें। आपको पता है साथियों वैसे देसी नस्लें बहुत
यानी कहने का मतलब 50-60 देसी नस्लें हैं अलग अलग जानवरों की। लेकिन अपने को क्या करना है, प्रदेश की बात कर रहा है, केवल राजस्थान के अंदर जो है देसी नस्लें उन्हीं की चर्चा करनी पड़ेगी अपने को। ये नहीं कि पूरे भारत की नस्लों की चर्चा करना है, यहाँ पर केवल देर का प्रदेश में पशुओं की देसी नस्लें, तो इनकी चर्चा करेंगे। जिसमें आप देख सकते हो आपकी गिर नस्ल हो सकती है ना, कांकरेज हो सकती है, राठी हो सकती है, मालवी, हरियाणवी, ये सब जो है दोस्तों इस प्रकार अपन फोटो के साथ में बिल्कुल चित्रों के माध्यम से देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये रहेगा सिलेबस के अंदर। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका आने वाला है दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, जो एक सीमन के माध्यम से जो है गर्भित किया जाता है गाय को, भैंस को, या कोई भी जानवर होता है, उसे कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। आपने देखा होगा, आप सभी कई जो मेरे मित्र हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है इस तरीके का एक, यहाँ पर इनको जो है बांधने का आप देख सकते हो, आप किसी भी पशु चिकित्सालय में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोहे का, उसमें पशु को रखा जाता है, बांधा जाता है, उसके बाद में ये डॉक्टर साहब इस तरीके से पीछे से कृत्रिम गर्भाधान यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ये कृत्रिम गर्भाधान की प्रणाली संपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो ये अपना दूसरा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर मैं आपको नंबर लगा देता हूँ, यहाँ पर कुल कितने टॉपिक अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट हो गया, इसके अलावा सेकंड अपना ये रहेगा दूसरा टॉपिक। ठीक है, तीसरा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों इसमें बदियाकरण। बदियाकरण आप समझ चुके होंगे दोस्तों, देखते ही आपको पता चल रहा है कि गुरुजी बदियाकरण जो है क्या होता है। देखिए बदियाकरण आप देख रहे हो ये यंत्र है, और मैंने आपको बताया भी था कि बदियाकरण जो है बंद विधि से बहुत अच्छे तरीके से होता है। बंद विधि जो बदियाकरण की है वो बहुत ही शानदार मानी जाती है। तो बदियाकरण के अंदर क्या है कि कोई भी गाय, यानी कहने का मतलब बैल हो या फिर दोस्तों नर पशु हो, कोई भी नर पशु का बदियाकरण किया जाता है। ध्यान रखना किसका किया जाता है, नर पशु का। तो नर पशु के अंदर दोस्तों आप यहां पर देखोगे जिसमें आपका बैल हो सकता है, बछड़ा हो सकता है, तो लगभग उसमें कहा जाता है कि 2 वर्ष की आयु तक, कितनी वर्ष, 2 वर्ष की आयु तक उसको क्या कर दिया जाता है, बदिया कर दिया जाता है। उसके बाद बदिया की उपयुक्त जो उम्र है वो नहीं मानी जाती है, 2 वर्ष तक मानी जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, फिर इसका जो उपयोग है, गुरुजी बदिया करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे फिरते रहेंगे ना, इनका उपयोग कृषि कार्य हेतु कहीं पर भी काम में लिया जाता है। जैसे भाई अपन देखते हैं छोटा बछड़ा होता है गाय का, उसके बाद आप देखते हो बड़ा हो जाता है, फिर वो बैलगाड़ी में जोतने लायक हो जाता है, तो उस तरीके से इन पशुओं को काम में लिया जाता है। तो बदियाकरण की क्या प्रणाली है, कैसे बदियाकरण किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्या विधि है इसकी, ये सारी चीजें दूसरे टॉपिक के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है अपना 3 नंबर का टॉपिक जिसमें है संकर प्रजनन। संकर प्रजनन का मतलब होता है दोस्तों क्रॉसिंग, यानी दोस्तों कोई भी 2 अलग अलग नस्ल की भेड़ हो सकती है या गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, कोई भी जानवर हो, दोनों को क्रॉस करवाया जाता है। जैसे मान लो ये यूएसए के हैं, ये अमेरिका की नस्ल है और ये इंडिया की है। अब इनको क्रॉस करेंगे दोस्तों, जिसमें ये फीमेल हो सकता है और ये मेल। अब इनको क्रॉस करने के बाद जो संगम होगा क्रॉस, वहां से नई प्रजाति उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं संकर प्रजनन। समझ में आया बच्चों, जो नई प्रजाति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं संकर प्रजनन। जैसे भाई कोई भी 2 पशु हो सकते हैं, चाहे वो अपने अमेरिका का हो या किसी भी देश का हो या किसी भी राज्य के अलग अलग जानवर हो, कोई भी हो, तो संकरण जो प्रजनन होता है, संकर प्रजनन, उसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई भी डाउट, अगर किसी भी मित्र को डाउट हो तो एक बार बता दीजिएगा। और हाँ जी बिल्कुल, कमेंट मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपकी जो है क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी अच्छे से क्लास को देख भी रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रेगुलर आएगी भाई, संदीप कुमार मीणा, बिल्कुल ठीक है। और भी साथी जो भी है कमेंट कर सकते हैं, जो क्लास को देख रहे हैं, रेगुलर क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे दुग्ध दोहन श्रवण काल, ये क्या होता है भाई। देखो ये आपका टॉपिक कौन सा हो गया, ये आपका 4था नंबर का टॉपिक है ये, ठीक है ना, 4था नंबर का टॉपिक है, जिसके अंदर दोस्तों क्या दे रखा है, दुग्ध दोहन दुग्ध श्रवण काल। कहने का मतलब दोस्तों कैसे दूध निकाला जाता है जानवरों का, ठीक है ना, कब निकाला जाता है, कब तक दूध निकालना अनिवार्य होता है कि भाई एक तो पशु ब्याह गया जैसे,
तो वापस ब्याने वाला उससे पहले दूध निकाल रहे हैं, कितने महीनों तक निकालना चाहिए, ठीक है ना, कब वापस पशु को गर्भदान करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है अपना 5 नंबर, स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे किसी जगह अपन पशु का दूध निकाल रहे हैं, वो जगह किस तरीके की है, उसका वातावरण कैसा है, वहां पर कोई जो है दूषित, दूध को दूषित करने वाली वस्तुएं नहीं है, कीड़े मकोड़े या अंधेरा है, इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों वहां पर जो है जब दुग्ध उत्पादन किया जाता है, स्वच्छ दूध उत्पादन, तो अपने को जो दूध निकालने वाले बर्तन होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, गर्म पानी से और कौन कौन सी दवा से। जहां पर दुधारू पशु है वहां पर अपने को कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो दुग्ध अपन निकाल रहे हैं हाथों से अगर, तो हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए साफ से, ठीक है ना, और उस तरीके से फिर अपन को दूध निकालना चाहिए। कहने का मतलब दूध पशु से पूरा दूध निकलना चाहिए, कौन सी विधि होनी चाहिए, चुटकी विधि, बंद मुट्ठी, कौन कौन सी, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे दुग्ध उस स्वच्छ दूध उत्पादन में, ठीक है, समझ गए आप। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है पैरों को पशुओं को किस तरीके से बांधना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब दूध निकालते हैं, तो ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक नंबर 5 स्वच्छ दूध उत्पादन, ठीक है बच्चों। टॉपिक नंबर 6 आता है दोस्तों पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन टॉपिक नंबर 6 है। इसके अंदर दोस्तों पशुओं का और मुर्गियों का कैसे प्रबंधन किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। जो मुर्गी पालन है किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसका ध्यान रखा जाता है, कैसे उसको दाना पानी दिया जाता है, कब उसके अंडे सेके जाते हैं, सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। उसी तरीके से पशुओं के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि पशुओं का प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना, पशुओं को कब चारा खिलाना चाहिए, कैसे उनकी देखरेख करनी चाहिए। ये जो टॉपिक है आपका, ये पशु प्रबंधन का टॉपिक है। जैसे अपन कहते हैं कोई भी चीज मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट, ठीक है ना, पशुओं का प्रबंधन। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना रहने वाला है 6 नंबर। नेक्स्ट देखिए बच्चों जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। टॉपिक नंबर है अपना 7 जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्टों का मतलब होता है दोस्तों कोई भी जैविक अपशिष्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई दवाई की बोतल है, खाली बोतल है, कांच की बोतल है, पॉलीथीन है, कोई भी अपन ने कहीं कचरा जो है प्लास्टिक जलाया, कोई भी जो है खराब दवा है, कांच है, वो जैविक के अंदर आता है। तो उसका कैसे प्रबंधन करना चाहिए, जो अपशिष्ट निकले गए हैं उसको कैसे अपने को प्रबंधन करना चाहिए ताकि वो इधर उधर ना फैले, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचे उनसे। तो उस तरीके से क्या क्या उसके निवारण के तरीके हैं वो अपन इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। फिर आता है दोस्तों अपना अगला टॉपिक है 8 नंबर संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, एक पशु को 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला जो आहार होता है उसे कहा जाता है संतुलित पशु आहार। समझ गए आप। संतुलित पशु आहार से क्या होता है, पशु खुश रहता है, दूध ज्यादा देता है, पशु को बीमारी नहीं होती है। जैसे अपने खुद को चाहिए संतुलित पौष्टिक भोजन, उसी तरीके से पशुओं को चाहिए। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से पशु को कौन कौन सा आहार देना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, किस तरीके से बांट बनाना चाहिए, हरा चारा कब खिलाना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर अपन देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, हाँ जी। तो जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपको सवाल करना है जल्दी से, हाँ कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया अपना 8 नंबर टॉपिक। 9 नंबर की तरफ चलेंगे, चारा फसलें। आप समझ सकते हो दोस्तों, चारा फसलें यानी दोस्तों पशुओं के खाने वाली जो फसलें, जो चारा होता है वो कौन कौन सी फसलों के माध्यम से अपने को प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं चारा फसल। जैसे बारसीम हो गया, ठीक है ना, साइलेज हो गया, है ना, ये देखो ज्वार है। इस तरीके से किस किस चारे से अपन पशुओं के लिए जो है भोजन तैयार कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं उनके बारे में देखेंगे,
कब कब इनको बोया जाता है, कब इनको काटा जाता है, क्या इनकी बोने की विधि है, कब इनको खिलाया जाता है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। मैं आपके सिलेबस से एक भी पॉइंट बाहर नहीं हूं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही चीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और अंततः गत्व आपको वास्तव के अंदर ये लगेगा कि सर गुरुजी मजा आ गया, ऐसी क्लासें हमने कहीं नहीं देखी। प्रत्येक चीज को चित्रों के माध्यम से देखेंगे अपन, क्योंकि दोस्तों आपको पता है फिजिकली चीज को करने से जल्दी याद होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। 10 नंबर की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। देखिएगा, चारा एवं चारागाह विकास, इसका मतलब समझ चुके होंगे दोस्तों। चारा एवं चारागाह विकास ये है साथियों, चारागाह विकास यानी दोस्तों जो गांवों के अंदर आप देखते हो जानवर होते हैं, सुबह सुबह चरने के लिए जाते हैं 8, 9, 10 बजे, उनको जंगल की तरफ भेजा जाता है। तो अगर चारागाह नहीं होगा तो जानवर कहाँ चरेंगे, तो इनका विकास कैसे किया जाता है, किस तरीके से इनको संरक्षण करना है, क्योंकि इन पर कई तरीके के अतिक्रमण होने लग गए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों प्रदूषित होने लगे। कहने का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण हो रही है, तो कई तरीके के अवैध खनन हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनको कैसे बचाया जा सकता है, चारा एवं चारागाह विकास को कैसे इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या क्या इनसे संबंधित नियम है, कौन कौन से इसमें जानवर वगैरह किस तरीके से जो है अपना यहाँ पर जो है चारागाह विकास प्रबंधन हो सकता है। 11 नंबर टॉपिक देखिएगा, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। भाई अपन गाय भैंस रख रहे हैं, बकरी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो अपने को पता कैसे चलेगा। इंसान तो मुंह से बोल सकता है कि भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पशु कैसे बोलेगा। तो पशुओं का जो मालिक है वही तो पता रखेगा उसका, तो उसके क्या लक्षण है, स्वस्थ पशु कौन सा है, बीमार कौन सा है। जैसे कोई खाने पीने में समस्या आ रही है ना, किसी को जुगाली में आ रही है, कोई बैठ नहीं पा रहा है, अब पशु तो बोलेगा नहीं। तो इस तरीके से इनकी पहचान करने का संबंधित ये टॉपिक है अपने को। तो कैसे कैसे पहचान की जाती है बीमार पशुओं की, कैसे स्वस्थ पशुओं की पहचान की जाती है, क्या क्या बीमारी होने के बाद उनको उपचार किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर 11। आगे देखिएगा दोस्तों 12 नंबर का, पशुओं में अंत एवं बाहरी परजीवी रोग। पशुओं के अंदर एक तो आंतरिक रोग होते हैं, एक बाहरी रोग होते हैं जो अपने को दिख जाते हैं। खुरपका हो गया, मुंह पका हो गया, गलगोटू हो गया, कई प्रकार के रोग होते हैं पशुओं में। तो ये किस किस रोग के कारण होते हैं, क्यों होते हैं, कौन से मौसम में होते हैं, किस तरीके से इनका जो है निवारण किया जा सकता है, इनका क्या उपाय है, ये सब अपन देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिएगा, पशुओं में टीकाकरण। पशुओं में टीकाकरण, देखो दोस्तों ये अपने मैडम टीका लगा रही है, इस तरीके से पशुओं में टीकाकरण। और आपका भी जो काम होगा, जो पशु परिचर बनेगा, उसका काम होगा पशुओं में टीकाकरण करने का, डॉक्टर साहब के साथ में घूमने का, डॉक्टर साहब की हेल्प करने का। तो इस तरीके से जैसे ये मान लो कि पशु परिचर है, ये डॉक्टर साहब इस तरीके से टीका लगा रही, तो पशुओं में कब कब टीका लगाया जाता है ना। तो ये अपन देखने वाले हैं कौन कौन से मौसम में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद अपना आता है 14 नंबर, ठीक है ना, ये 13 नंबर टॉपिक है। फिर आता है अपना 14, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, इससे मतलब होता है कि कौन सी भेड़, जैसे अपन मान सकते हैं कि अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फरवरी के अंदर भेड़ का क्या ध्यान रखना चाहिए, मार्च में क्या रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सर्दी ज्यादा पड़ती है जनवरी के अंदर, तो कहां पर क्या बांधना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कौन सा चारा खिलाना चाहिए, ये सारा उसमें होता है जो अपना स्वास्थ्य कैलेंडर होता है भेड़ बकरियों का, ठीक है ना। ये भेड़ बकरियों के लिए होता है स्वास्थ्य कैलेंडर, बाकी जानवरों के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर टॉपिक नंबर 14 पढ़ने वाले हैं कि भाई कब प्रजनन का काल होता है इनका, कब गर्भ काल होता है, कब इनके लिए प्रसव का काल होता है, ये सब इसमें देखने वाले हैं। प्रति व्यक्ति दूध और मांस अंडों की उपलब्धता। देखो दोस्तों प्रति व्यक्ति दूध, मांस और अंडों की उपलब्धता देखने वाले हैं कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, कौन सा जिला है, देश के अंदर जो है क्या स्थिति है अंडों की, यानी विश्व में भारत कौन से स्थान पर आता है, ये सब देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ऊन कतरन आप देख चुके हो, ये मेरिनो भेड़ है ऑस्ट्रेलिया की। ये देखो ऊन को कब कतरा जाता है, गर्मी में कतरा जाता है, सर्दी में कतरा जाता है, कैसे कतरा जाता है, क्या उपयोग हो सकते हैं, ये सारी चीज इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रही है क्लास, तो एक बार फटाफट से सभी जितने भी जुड़े हुए हो शेयर कर दीजिए भाई फटाफट से, ठीक है ना।
और हाँ, एक बार सभी क्लास को शेयर कर देना। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। हाँ जी, चलिए, कोई भी डाउट हो आपका तो आप बता देना, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो बच्चों। बिल्कुल आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लास चल नहीं रही है। चल रही है ना भाई क्लास। चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए, हाँ जी, देखो दोस्तों, ऊन कतरन जो है आपका, ये ऊन कतरन, ऊन कतरन मतलब मैंने आपको समझा दिया कब कब ऊन काटी जाती है, कौन से मौसम में, क्या इसके लाभ हैं, ये सारी चीजें। टॉपिक नंबर 18, भार ढोने वाले पशु। भार ढोने वाले पशु कौन से होते हैं? भार मतलब जैसे गाय, ये अपने बैल हो गए, है ना। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, ऊंट भी हो सकता है। तो कौन कौन से पशु है उनके बारे में जानकारी रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद 19 नंबर। वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट मतलब कैसे बनाया जाता है, केचुआ खाद कैसे बनाई जाती है, गोबर खाद कैसे बनाई जाती है, इस तरीके से फिर इसका उपयोग अपन फसलों में ले सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। भाई देखो, अपनी तो डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं या जन्म प्रमाण पत्र बन जाता, पशुओं का बनता नहीं है, तो या तो फिर दांत देख के की जाती है, या फिर दोस्तों पशुओं की जो उम्र है वो एक कागज में जिस दिन पशु जन्मता है, यानी जिस दिन वो पैदा होता है, उसकी डेट लिख लेते हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं, कैसे कैसे पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। फिर आता है दोस्तों गौशाला का प्रबंधन। 21 नंबर टॉपिक है गौशाला का प्रबंधन। गौशाला को प्रबंधन कैसे रखना चाहिए? भाई देखो, इधर जो है जानवर कौन से रखना चाहिए, इस बाड़े में कौन से रखना चाहिए, दूध देने वाले किधर रखना चाहिए, छोटे को किधर रखना चाहिए, गौशाला में कितना चौड़ा बाड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, और पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, चद्दर वगैरह किस तरीके से होने चाहिए, क्या क्या लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। 22 नंबर टॉपिक रहेगा दोस्तों गोबर मूत्र का उचित निष्पादन। जैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले कांग्रेस सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो इस तरीके से इसका उचित निष्पादन कैसे किया जाता है, जैसे ये देख सकते हो, ये जो है इस गोबर को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या क्या इसका निष्पादन हो सकता है, क्या क्या उपयोग हो सकता है गोबर का, मूत्र का, इसका उचित निष्पादन, क्योंकि ये इसी तरीके से वेस्ट होता रहता है, तो इसको क्या काम में लिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों अपने लगभग टॉपिक हो गए दोस्तों, यहाँ पर कितने हैं,
बताना चाहूंगा आपको, ये तो हो गए अपने 19 और इसके अलावा टोटल 23, ठीक है ना। 23 टॉपिक तो अपने ये हो गए। इसके बाद जो है अपन यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो बचे हुए टॉपिक है, ये देखो यहाँ से बाढ़ होने वाले हो गए, वर्मी कंपोस्ट हो गया यहाँ से, ठीक है ना। पशुओं में ये हड्डियों का प्रयोग ये भी देखेंगे, पशुओं की जो हड्डियां होती है, चमड़ा होता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है, क्या क्या उनसे जो है वस्तुएं बढ़ती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर आता है पशुओं की उम्र बता दिया। पॉलीथीन पर्यावरण से क्या हानि हो सकती है, ठीक है ना। पॉलीथीन से पशु को और पर्यावरण को क्या हानि हो सकती है, जो पॉलीथीन वगैरह अपन फेंकते हैं, गाय के पेट में जम जाती है, फिर मर जाती है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसका उपाय है। पशुओं का बीमा, पशुओं का बीमा कराने से क्या लाभ होता है, कब कब क्लेम मिलता है, कब बीमा कराना चाहिए, कौन से पशुओं का होता है, ये देखेंगे। क्या क्या योजनाएं चला रखी है सरकार ने बीमा से संबंधित। पशु क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशुओं को खरीदते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, है ना। कि भाई एक तो कितना दूध दे रहा है पशु, जो है कोई लात मारने वाला तो नहीं है, कोई चिमकने वाला तो नहीं है ना, उस कौन सी नस्ल का है, आगे क्या उसे फायदा मिल सकता है, ये चीज देखने वाले। पशुओं के मेले, कौन कौन से मेले कब लगते हैं, मल्लीनाथ जी, जसवंत पशु मेला, है ना। सारे मेले राजस्थान के अंदर पशुओं के कब कब लगते हैं। सोनपुर में भी लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार के अंदर, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की बात हो रही है। फिर देखेंगे पशु गणना, पशु गणना मतलब लेटेस्ट डेटा पशुओं का अपने राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है वो देखेंगे, ठीक है ना, कौन से जिले में ज्यादा है कम है। गौशाला प्रबंधन मैंने बता दिया आपको, गौशाला प्रबंधन। साफ सफाई का महत्व है, साफ सफाई का क्या महत्व है ये तो आपको पता है, राष्ट्रीय लेवल पर ये चीजें चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना। तो साफ सफाई का महत्व क्या होता है। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन बता दिया मैंने आपको। पशु उत्पादों का विपणन, पशुओं से जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं, चाहे वो ऊन हो, इसके अलावा दूध हो, ठीक है ना, कुछ भी और उत्पाद हो, उनका उचित निष्पादन कैसे है, उसका विपणन कैसे किया जाता है, उनको कैसे बेचा जाता है। जैसे दूध है, कैसे उसको अपन बेच सकते हैं, कहाँ पर फायदा होता है ज्यादा, किस तरीके से अपन घर में भी उसको काम में ले सकते हैं, प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, ये सारी चीजें। डेयरी विकास की गतिविधियां कौन कौन सी है, डेयरी विकास के अंतर्गत जो है किस तरीके की गतिविधियां कर सकते हैं अपन, गौशाला या डेयरी फार्म खोल के कैसे अपने को फायदा पहुंचा जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, पशुपालन विभाग की कौन सी योजनाएं चल रही है, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने चलाई थी अभी कामधेनु पशु बीमा योजना, अविका क्रेडिट कार्ड बीमा योजना, दुग्ध श्री बीमा योजना, जन श्री बीमा योजना, ठीक है ना। ये पशुओं के लिए जो है बीमा, कौन कौन से बीमा चलाए जा रहे हैं, भामाशाह पशु स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है ना। तो ये कब कब चलाई गई, क्या क्या इनका कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पर जो है इनका लाभ मिलता है ना, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सारी इसमें देखने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है अपना ये सिलेबस और ये सामान्य जानकारी जो है इस क्लास के अंदर आपको बताई मैंने, कंप्लीट होती है। और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यहाँ पर रही होगी, ठीक है ना बच्चों। और बाकी डे टू डे आपको आगे क्लास से मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आपको कतई यहाँ पर जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप जो है देखिएगा, सारे के सारे टॉपिक मैंने ले लिए हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, ठीक है। ये सब अपन करेंगे अभी एग्जाम के अंदर जो है, यहीं से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। और अपनी यूट्यूब पर जो है लाइव क्लासें, इनकी प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, जो रोजाना आपके लिए MCQ सेशन हो रहा है वस्तुनिट, वो आपको यूट्यूब पर उसका लिंक मिल जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको ऑटोमेटिकली क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी। तो कल का टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है, ध्यान रख लेना कौन सा, यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा अपना मैं बताना चाहूंगा आपको, कल क्या पढ़ेंगे, सभी तैयार होके आना है अच्छे से, ठीक है ना। तो कल अपन पढ़ने वाले हैं पहला जो यहाँ पर टॉपिक है अपना, प्रदेश में पशुओं की देसी नस्लें, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान, तो आप खुद भी पढ़कर आ सकते हो, या हमारी जो पुस्तक है वो आप ले सकते हो, इसका आप जो है उपयोग कर सकते हो। ये हमारी पुस्तक है, आप घर बैठे, जिन्होंने कोर्स परचेज किया उसको तो ये मिल गई है, बाकी जिन्होंने नहीं किया है तो आप परचेज करके ये केवल आप घर बैठे मंगा सकते हो, कोर्स के साथ में फ्री मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप जरूर इसको यूज कीजिएगा, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट, और आज फर्स्ट क्लास। और बाकी जो भी बच्चे नए हैं
जिन्होंने कोर्स को परचेज नहीं कर रखा है तो आप सभी को बताना चाहूँगा, आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हो पूरा। जिन्होंने नहीं कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उनको नहीं करना है। जिन्होंने नहीं कर रखा है वो यहाँ पर जो है 999 रुपये का कोर्स है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट ए और बी पार्ट की क्लास है और पूरा आपको जो है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें, ठीक है ना। तो 4 किताब आपके घर पे आ जाएगी, साइंस, मैथ, जीके और पार्ट बी। तो इस तरीके से आप जो है इसी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा स्टडी विद एमके पर, और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।